Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. So students, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर को आपने एक तो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी बातें जिनका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखें, इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अंदर जो है जो आपने सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है, रिटन लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं ये सबसे बड़ा जो है वो जो बनती हैं आपके मार्क्स डिडक्शन की। तो आपने अपनी ग्रामर मिस्टेक्स जो है वो इंग्लिश में अवॉइड करनी है, ठीक है। आपकी जो ग्रामर है वो आप स्ट्रांग होनी चाहिए, आपने जो चीजें याद की हैं, जो आंसर्स याद किए हैं वो आपको ठीक होनी चाहिए, जो आपने टेंसेस बनाए हैं वो आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए वीडियो के साथ साथ पेपर पैटर्न देखते हैं और साथ साथ ये भी देखते हैं कि आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है ये टोटल 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 56 मार्क्स की आपकी सब्जेक्टिव होती है। अब स्टूडेंट्स, अब इस पेपर के लिए आपके पास जो टाइम अलॉट किया जाता है वो आपके पास होता है 2.5 घंटे का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इंग्लिश के पेपर के पास इंग्लिश के पेपर में अगर मैं बात करूं तो सफिशिएंट टाइम होता है, मतलब अगर एक ऐसा स्टूडेंट से तकरीबन सारा पेपर आता है तो उसके पास भी एटलीस्ट 45 मिनट्स जो है वो फिर भी बच जाते हैं। वो सारा पेपर अगर आराम से तसल्ली से करे, ठीक है, फिर भी इतने 45 to 1 आवर जो है वो एक किस्म का पेपर में आपके पास बच जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर जो है इसको आपने एक तो बड़े आराम से करना है, ठीक है, इसमें आपने किसी किस्म की जल्दी नहीं दिखानी, ठीक है, रिलैक्स होकर आराम से एक एक चीज को सोच समझ के फिर करना है, ठीक है। और इतने भी आराम से नहीं करना कि आपका जो है वो पेपर का आपका पेपर पढ़ा और टाइम खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटे की रिलैक्सेशन जो है मतलब होती है, मतलब बाकी पेपर में है कि आपको स्पीड से लिखना पड़ता है, इंग्लिश में है कि आप अगर नॉर्मल स्पीड से भी लिखेंगे तो भी आपके पास जो है वो एंड पे टाइम जो है वो बच जाएगा, ठीक है, जिसमें आप अपने पेपर को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं कि कौन कौन सी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कोई लफ्ज छूट तो नहीं गया आपने, इन चीजों को अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए आपको पता है कि 19 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, इनके तीन अब चार तरह के आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक आपके पास है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। अब स्टूडेंट्स के 5 नंबर के एमसीक्यूज, स्टूडेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि हमने इंग्लिश को पास कैसे करना है, पता नहीं किस तरह से इंग्लिश को पास करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज ही कर लेते हैं और सब्जेक्टिव का एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो इंग्लिश को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं क्या है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस जो है इसके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में हमारे पास जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसके 5 एमसीक्यूज आते हैं, ग्रामर एंड कंपोजिशन में दी गई है, 3 से 4 सफे होंगे, उन पे 4 से 5 एक्सरसाइज दी गई होंगी, एक एक्सरसाइज के अंदर 10 से 15 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। बल्कि सेंटेंसेस हैं उनको गलत लिखा हुआ है, वर्ब को आपने करेक्ट करके लिखना है। तो सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको ये भी आ जाएंगे, ठीक है, होपफुली आपने किए होंगे इनके टेंसेस। अगर आपने नहीं किए तो आप जो है वो अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी की बुक से उनको एक मरतबा जरूर रिव्यू कर लें, क्योंकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें आनी चाहिए, यहाँ से आप 5 नंबर बड़े आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग। स्टूडेंट्स करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपको कहीं से भी उठा के दे सकता है, ठीक है। अब इसके तरीका क्या है, इसका स्टूडेंट से ये हल होता है कि जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको स्पेलिंग आने चाहिए, अब साथ साथ जो भी लफ्ज आप पढ़ रहे हैं उसके आपको करेक्ट स्पेलिंग का पता हो। स्टूडेंट्स अगर आपको बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग का नहीं भी पता चलता तो हमारे पास 70 to 80% ना जो आपके सामने लफ्ज दिए गए होते हैं ना, तो वो हम अंदाजे से ही बता देते हैं कि इस लफ्ज के स्पेलिंग जो है वो ठीक होंगे, इस लफ्ज के स्पेलिंग जो है वो गलत होंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब लफ्ज को आपको किसी भी लफ्ज की जब प्रोनाउंसिएशन आती है ना तो आप उसके स्पेलिंग का आइडिया भी लगा लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। जब आप देखेंगे ना आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सही कौन सा है तो आप इजीली गेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको उस लफ्ज को प्रोनाउंस करना आता है, ठीक है। तो इसका यही हल है कि आप जो है जब चैप्टर को गो थ्रू करें, जब चैप्टर को रिव्यू करें तो उसमें जो मेजर मेजर से स्पेलिंग्स हैं उनको आप देख लें ताकि आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का है 5 नंबर का। स्टूडेंट्स अब इस केस में आप क्या करते हैं, आपके इस केस में आपके ग्लोसरी, एक तो आपने जो चैप्टर के एंड पे है, चैप्टर के एंड पे आपकी ग्लोसरी दी हुई होती है, आपने उसको अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि वहां से सिनोनिम्स पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके अलावा चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइजेस दी गई है वहां पे सिनोनिम्स भी होते हैं और एंटोनिम्स भी होते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता। सिनोनिम्स, ठीक है, वो आपसे सिनोनिम पूछता है, बच्चे समझते हैं कि इसका मुतजाद मानी लिखना है, ठीक है। सिनोनिम का मतलब होता है हम अल्फाज मानी, ठीक है, मतलब उसका जो है सॉरी हम मानी अल्फाज, ठीक है, मतलब एक लफ्ज है, ठीक है, उसका आपने सिनोनिम जब लिखेंगे तो उसी के मानी वाला लिखेंगे, ठीक है। और एंटोनियम में आप उसके ऑपोजिट लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास इसको आपने अच्छी तरह से ग्लोसरी वगैरह को तैयार करना है तो आप जो है उसको अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स जो इसमें से स्कोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर है स्टूडेंट्स। अब ये जो है ग्रामर बहुत आसान पोर्शन है इसका। ये आपके 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज आपके बुक के अंदर, उन तीनों रिव्यू एक्सरसाइजेज में से ठीक है कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, उनमें से स्टूडेंट्स ये आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में से बड़ा हिस्सा मतलब 5 में से 3-4 रिव्यू एक्सरसाइज से आ जाते हैं, और एक शाज़ोन आता जो है वो चैप्टर के अंदर से कहीं से ग्रामर से उठा लिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों की अगेन वही ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अपने चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, चाहे वो रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हो, चाहे वो ग्रामर एंड कंपोजिशन के एमसीक्यूज हो, आपने किसी भी एमसीक्यूज को मिस नहीं करना। आपने सब एमसीक्यूज को अच्छी तरह से याद करके जाना है, क्योंकि एमसीक्यूज से स्टूडेंट्स जो हैं आपको इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवा सकते हैं। समझ आ रही है? आपके सब्जेक्टिव में तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा मार्क्स की डिडक्शन होती है वो इंग्लिश में होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स के आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं और इसमें से ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस दूं, मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, ठीक है, आई गॉट 1068 आउट ऑफ 1100 इन माय मैट्रिक। ठीक है, और मेरे 9th में 492 थे आउट ऑफ 505। 10th में मेरे 1068 थे। ठीक है, वो काफी मार्क्स रिडक्शन हो गई 9th की निस्बत। अब उसमें से सिर्फ जो 10 मार्क्स थे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट में कटे थे। ठीक है, 10 नंबर, मतलब इंग्लिश में 75 में से 65 थे। ठीक है, और फिर मैं भी हैरान था कि आखिर इतने मार्क्स जो किस तरह से डिडक्ट हो गए, कैसे डिडक्ट हो गए। स्टूडेंट्स उसके लिए फिर मैंने अपने पेपर को रीचेक करवाया। ठीक है, रीचेकिंग में मुझे क्या पता चला, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे चीजों की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, मैं भी वीडियो के एंड पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, तो हमारे साथ आप जुड़े रहें। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आपने सिर्फ एक्सरसाइज वाले नहीं करने, आपने चैप्टर के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं, आपने वो भी करने हैं। अब स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव को ध्यान में रखें, इंग्लिश का पेपर मैंने आपको पहले बताया, आपके पास इसमें टाइम जो है वो ऑफर होता है, बहुत टाइम होता है आपके पास। तो आपने एक तो इंग्लिश के स्पेलिंग मिस्टेक जब लिख रहे हैं तो इंग्लिश के आपने आराम से लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग क्लियर हो। ये स्टूडेंट लैंग्वेजेस साइंसेज में आपकी राइटिंग ना भी ठीक हो तो इट्स ओके, इट्स फाइन। इंग्लिश में ठीक है आपकी राइटिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर। ठीक है, आपने आराम से लिखना है, आपकी राइटिंग बेहतर हो। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं आपने उस क्वेश्चन का सबसे पहले आपने नंबरिंग देनी है। फर्स्ट मैं क्वेश्चन को 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसके नीचे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपने उसका हेडिंग दे देनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे हजरत उमर के मुतालिक कोई सवाल पूछा गया है, तो आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म में ना कोई भी 2-3 लफ्ज आप यहाँ पर इस तरह से लिख दें। ठीक है, आप 2 से 3 लफ्ज जो है वो लिख दें, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं और चैप्टर के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की 8 आते हैं, इनमें से आपने 5 करने होते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करने हैं इसमें एज इट इज। ठीक है, कोई डबी नहीं कि किस चैप्टर में से कौन सा आएगा। आपके पास 13 चैप्टर्स हैं, आपके पास किसी भी चैप्टर में से वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, और होपफुली स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में से ज्यादा पोर्शन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है वो ट्रांसलेट इनटू उर्दू है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको बता दूं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं, आप खाली चेक कर दें 8 के 8 आपने बिल्कुल नहीं करने, हरगिज नहीं करने। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? इससे जो है वो एक आपका क्यों कहते हैं ना, आप उसमें से पहले 5 वो करें जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, जिनके आपको आंसर्स कंफर्म है, जिसमें कोई ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा कर दें चॉइस के तौर पर कि अगर बिलफर्ज में से कोई गलती हो गई तो ये मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में टाइम बहुत होता है, मुझसे भी ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे 8। ठीक है, जिससे उसका नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो गया था, और पेपर में उन्होंने क्रॉस किए, पर क्रॉस कर देते हैं लेकिन इससे नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर। आप मैक्सिमम एक चीज जो है उसको एक्स्ट्रा करें, इससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो है ट्रांसलेट इनटू उर्दू है। अब आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ आता है। अब ये 10th क्लास के लिए सबसे बड़ी जो है वो वाले जान होती है। 13 चैप्टर्स हैं, इतने लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, उनकी इतनी लेंथी ट्रांसलेशंस हैं, उनमें से एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आना है। ठीक है, ज्यादातर जो है ये शुरू वाले चैप्टर्स में से पूछ लिया जाता है, 3-4 चैप्टर्स में से, लेकिन कई मरतबा क्योंकि एक ही पैराग्राफ आना है, ठीक है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये एंड वाले चैप्टर से भी आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है ये सबसे क्रिटिकल टास्क है आपके ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट्स से मेरा ख्याल है कि वो अटेम्प्ट करते हैं, शुरू वाले ट्रांसलेशन के पैराग्राफ सब करते हैं, चॉइस तुक्का वगैरह लग गया अगर वो आ गया तो सब अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन एंड वाले चैप्टर्स की ट्रांसलेशन जो कि है भी थोड़ी सी मुश्किल, ठीक है, वो सब स्टूडेंट्स हैं उसको याद भी नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे बुनियादी जो है, ये सबसे आपकी बेसिक कह लें कि क्राइटेरिया होगा आपका अच्छे मार्क्स लेने का, कि आप ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें। ठीक है, ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट आपने कैसे करना है, ठीक है, आप ट्रांसलेशन को आपने याद करना है। अब पेपर में लिमिटेड टाइम है, जिन बच्चों ने पहले से याद कर रखे हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरह से दोबारा से रिवाइज कर लें। ठीक है, जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है, ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन पर इतना टाइम जाया ना करें, बल्कि वो इससे बेहतर है कि वो किसी और चीजों पर टाइम जाया करके ज्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन को मैं आपको बता दूं आपने लिखना कैसे है ट्रांसलेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए ना, ट्रांसलेशन आपको आता है, उसमें 6 5 6 लाइनें होंगी ऐसे ही जो आप लिखें, अब उसके 8 नंबर उसने देने हैं आपको, ट्रांसलेशन के 8 नंबर उसने देने हैं। स्टूडेंट 8 नंबर एक तादाद है, ठीक है, वो छोटा सा ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है। आपके समझते हैं कि आप 8 नंबर जो है उसी तरह से ले लेंगे, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आपने ट्रांसलेशन लिखनी है तो आपने आराम से तसल्ली से लाइन को प्रॉपर बनाकर फिर आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, समझ आ रही है। मतलब इंग्लिश में एज इट इज इंग्लिश वाला ना हो रहा हो, ठीक है, लेकिन आपकी लाइन जो है उर्दू में जो आपने लिखी है वो ठीक बन रही हो, ठीक है, उसमें इमला की किसी किस्म की कोई गलती ना हो, ठीक है। इसको आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद एक ट्रांसलेशन को अपना ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें, आपके पास ये पेपर है, ठीक है, मैं इसे अब यहाँ पर आपको इस तरह से ड्रॉ करके बताऊं, ठीक है। ये आप लोगों के पास फर्स्ट करें ये पेपर शीट है, ठीक है, ये पेपर शीट आपने यहाँ पे लाइंस लगाएंगे। आप क्या करें, आप यहाँ पर इस तरह से लिखें क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3। आप यहाँ पे ट्रांसलेशन की हेडिंग दें, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो आप ट्रांसलेशन की हेडिंग देंगे तो आप यहाँ पे दरमियान में डबल मार्जिन है इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। मतलब ये आपका पेपर है, ठीक है, दरमियान आप क्वेश्चन नंबर 3 आप हेडिंग दें ट्रांसलेट इनटू, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर आप ट्रांसलेशन की हेडिंग दें, ठीक है। अब ये शीट है ना, आपने लाइन से लगाई, उस शीट के फिर दरमियान इधर से 1 इंच छोड़ दें, इधर से 1 इंच छोड़ दें, दरमियान में डबल मार्जिन लाइन से लगा लें, ठीक है। डबल अगर आपको ये एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा वाज़ा करके बताऊं, ठीक है, ये आपकी शीट्स हैं, दरमियान में आप इस तरह से यहाँ पे मार्जिन लाइन लगा लें, यहाँ पे आप लिखें ट्रांसलेशन, और फिर आप ट्रांसलेशन के अंदर यहाँ से आप जो है वो उर्दू में लिखना इस तरह से स्टार्ट कर दें, ठीक है। बल्कि ट्रांसलेशन नहीं लिखना आपने, ठीक है, आपने मैं आपको इसका बताता हूँ, आपने यहाँ पे लिखना है तर्जुमा, क्या लिखना है, उर्दू में लिखना है आपने तर्जुमा, ठीक है। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है ट्रांसलेशन, उर्दू के आप चूंकि उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे तर्जुमा, तर्जुमा क्या हेडिंग दे, नीचे आप तर्जुमा लिखना शुरू कर दें। तर्जुमा आपका स्टूडेंट्स जो आपके अपने कोशिश करें जो सबसे बेस्ट राइटिंग है आपकी इंग्लिश की, उसमें आपने तर्जुमा उर्दू की, ठीक है, इंग्लिश की तो बेहतर होती है, उर्दू की जो आपसे सबसे अच्छी राइटिंग है, जो आप जितनी अच्छी राइटिंग आप निकाल सकते हैं अपने पेन से, ठीक है, लफ्जों को बना बना कर लिखें, चाहे उसमें 20 मिनट लग जाए कोई मसला नहीं है 5 6 लाइनों में, लेकिन आपने लफ्जों को बना बना कर साफ सुथरा करके लिखने से ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर जो है वो ट्रांसलेशन में मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना पेपर रीचेक करवाया था, उन्होंने छोटी छोटी इमला की 1 2 गलतियां निकाली हुई थी, उस पर उन्होंने 1 मार्क्स के डिडक्शन किए हुए थे। हालांकि वो इमला के एज इट इज कोई गलतियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने 1 नंबर डिडक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है ये, ठीक है। और आपने इसको अच्छी तरह से लाजमी तौर पर इसको लिखना है, समझ आ रही है ना आपको, ठीक है। जो उर्दू की ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, उसकी इमला में कोई गलती ना हो, आपने आराम से तसल्ली से इसको लिखना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर छोटा भी होता है, इसमें ज्यादा शीट्स नहीं लगती, आपके पास बोर्ड में काफी शीट्स होती हैं, तो हर क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। एक क्वेश्चन फर्स्ट करें, आपने एक क्वेश्चन किया वो आधे पेज पे जा रहा है, उसको दरम्यान में लाइन लगा दें, अगले क्वेश्चन को आप अगले पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है, हर क्वेश्चन को एक नए पेज से आप स्टार्ट करें इंग्लिश के पेपर के अंदर, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आपको शीट्स की किसी भी किस्म की कोई कमी का सामना नहीं होता, वाफिर मिकदार में आपके पास शीट्स अवेलेबल होती हैं इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो समरी है, 3 समरीज हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, आपने उनमें से एक करनी है। वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ पास होना है उनके लिए बहुत जरूरी है, वो पांचों तीनों समरीज को अच्छी तरह से याद करें। स्टूडेंट्स अब हमारे यहाँ पे जो है वो बच्चे इस तरह से करते हैं, तीनों में से 2 कर लेते हैं, कोई चलो 2 में से कोई एक आ जाएंगे। अब देखिए ना कितनी जो है ये सुस्ती और काहली वाली बात है कि 3 ही तो समरीज हैं, तीनों में से एक आनी है, ठीक है। तो तीनों को आप अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप तीनों को अच्छी तरह से। अब 3 समरीज को अच्छी तरह से तैयार करें, उनके पॉइंट्स के नेम आप अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है। और समरीज लिखते वक्त भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, समरीज की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ वेरी कर सकती है, कई की बुक्स में 1 पेज की लिखी होती है, कई में 1.5 2 पेजेस की भी होती है, ठीक है। 1.5 पेजेस से ऊपर आप समरी को ना लेकर जाएं, मैक्सिमम, ठीक है, 1.5 पेज तक की समरी ले जाएं। और समरी में अगर आप कोई आप किस तरह से कह लें कोटेशन लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के मुताबिक उस समरी के रिलेटेड अगर आप कोटेशन लिख सकते हैं तो एक अच्छा पॉइंट है आपकी समरी के हवाले से, ठीक है, इससे आपको जो है बेहतर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको 3 समरीज है, कोई एक एक कोटेशन याद कर लें, अपने टीचर्स से पूछते हैं, गूगल से निकाल लें कोटेशन, समरी के एंड पे आप एक कोटेशन लिख दें तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है आपका, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है, समरी में आपने इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो है वो एसे या पैराग्राफ है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपने एंड पे अटेम्प्ट करना है पेपर में, ठीक है, इसको आपने दरम्यान में अटेम्प्ट नहीं करना, इसको आपने सारे जो क्वेश्चन हो जाए फिर आपने ऐसे पर आना है, ऐसे या पैराग्राफ पर। स्टूडेंट्स अभी जो ऐसे है ये 150 से 200 वर्ड्स का है, और पैराग्राफ जो है वो 100 से 150 वर्ड्स का है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स से 15 मार्क्स का अगेन, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे को करते हैं, कई पैराग्राफ को करते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं जिन्होंने सिर्फ पास होना है, बेटा आप जो है वो पैराग्राफ पर ज्यादा ध्यान दें,
क्योंकि ऐसे में से पता नहीं होता हमें कौन से एसेज पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट एसेज लगा देते हैं, गेस होता है वो किस्म का, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता। लेकिन पैराग्राफ जो है ये गुज़श्ता 5-6 सालों के पेपर्स के एक्सपीरियंस से देखा गया है कि आप लोगों की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है ना, ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसके जो शुरू में पैराग्राफ्स दिए गए हैं, ठीक है, पहले पैराग्राफ माई स्कूल है, गर्ल्स गाइड है, ठीक है, वो वहां से जो पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं 7वें पैराग्राफ तक, ठीक है, अ ड्रीम तक, ये जो शुरू वाले 6 से 7 पैराग्राफ्स हैं, आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है। वहां पे वर्डिंग मुश्किल लिखी हुई है, आप इन्हीं पैराग्राफ्स को किसी की बुक से तैयार कर लें जहाँ पे आसान वर्डिंग में लिखे हुए हैं, ठीक है। तरतीब वो रखनी है आपने ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली, ठीक है। ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली जो 7 पैराग्राफ्स हैं, पहले ग्रामर एंड कंपोजिशन के, आपकी जो 10th क्लास की ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसके जो 7 पैराग्राफ्स हैं, वही तरतीब आपने ज़हन में रखनी है अपने, और उन्हीं पैराग्राफ्स को आप क्या करें, ठीक है, आप पायलट से किसी और बुक से तैयार करें जहां से आपको आसान लगे, इससे कि आप जो है उसमें पास हो सकते हैं, आप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात, ठीक है। आपने सिर्फ अभी एक ऐसे आपको काफी सारे याद करने पड़ेंगे पैराग्राफ्स, ये कि 5 से 6 पैराग्राफ्स हैं उसमें से, ठीक है। मैं आपको 7 बता रहा हूँ, ठीक है, 7 आप अच्छे नंबर पर तैयार कर लेंगे ना, फिर ये कि वो आपकी टेंशन उतर जाएगी कि कहीं से और से पैराग्राफ आ गया, ऐसे आ गया, फिर हम क्या करेंगे, वो पैराग्राफ जो है इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। पैराग्राफ जो है चूंकि उसकी वर्ड्स भी कम होते हैं, ठीक है, 150 से 150 वर्ड्स का हमने पैराग्राफ जो है लिखना होते हैं, तो ये भी एक फायदेमंद बात है, किंतु आपको लिखना कम पड़ेगा, ठीक है, और आपको 15 में से 12-13 नंबर जो है वो मिल जाते होते हैं आराम से, ठीक है, अगर आपने ठीक लिखा है। स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो स्टूडेंट ऐसे लिखते वक्त आपने जहन में रखना है अपने, देखिए पैराग्राफ में ये कि आपने शुरू से बनाया मुसलसल लाइंस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, एंड पे आके खत्म कर दिया। ऐसे के अंदर आपने 2 से 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। ये आपके 150 से 200 वर्ड्स का है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो है उसको 3 पेजेस तक आपका ऐसे ले जाते हैं, कुछ कहते हैं कि 3.5 पेजेस का होगा, 3-3.5 पेजेस का ऐसे जो है वो इनफ होता है, इससे ज्यादा ऐसे आपने लेंथ ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हमारे पास जो वर्ड्स उन्होंने डिमांड किए होते हैं इसकी लेंथ हमारे पास पूरी हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर मैंने तकरीबन 4.5 पेजेस का ऐसे लिखा था, ठीक है, और उसके अंदर से प्रॉपर कोटेशंस भी थी, ठीक है, 4 से 5 कोटेशंस थी, और ऑथेंटिक ऐसे था, और इसके अंदर ग्रामेटिकल भी कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने 15 में से 9 मार्क्स दिए हुए थे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, बट उसमें एज इट इज उन्होंने कुछ लिखा नहीं हुआ था, कोई रिमार्क्स नहीं दिए हुए थे, जो मैंने पेपर रीचेक किया था अपना, ठीक है, तो वहां पे एज इट इज कोई रिमार्क्स नहीं थे, बट 15 में से 9 मार्क्स दिए हुए थे, ठीक है। लेकिन जब हमने अपने साथ के फेलोज से पूछा तो वो फेलोज जिन्होंने 2 पेजेस का ऐसे 2.5 पेजेस का ऐसे लिखा था, ठीक है, उनके 75 में से 72-73 मार्क्स थे, इसका मतलब उनके ऐसे में अच्छे मार्क्स लगे होंगे, ठीक है। तो इससे मैंने जो एक कंक्लूजन निकाला ये है कि आपने ओवर अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है, ऐसे आपने ज्यादा लंबा लेंथ भी नहीं लेके जानी, जब आप ओवर लेंथ कर देंगे तो इसके भी आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जितना आपसे पूछा जा रहा है, जैसे जितने वर्ड्स वो डिमांड कर रहे हैं, आप उससे थोड़ा सा ज्यादा बता दें, लेकिन बहुत ज्यादा ना बताएं, ठीक है। मैंने 4.5 पेजेस कैसे लिखा था, आई थिंक सो कि, ठीक है, ओवर अटेम्प्ट की वजह से शायद इसने मार्क्स डिडक्ट किए, ठीक है, आई डोंट नो द रीजन, ठीक है, बट आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जितना आपसे पूछा है आपने उतना ही उससे बताना है, और ऐसे में आपने 2 से 3 पैराग्राफ बना दें, कोशिश करें 2 से 3 कोटेशंस भी आप पहले से कि एक कोटेशन जो है वो याद कर लें, ऐसे जिन बच्चों के लिए जिन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि ऐसे में से पूरे मार्क्स भी आ जाते होते हैं, 13-14 नंबर भी आ जाते होते हैं, ठीक है। तो ये कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। स्टूडेंट्स इसके बाद चेंज द वॉइस है, इसमें आपने नरेशन चेंज करनी है, डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये भी आसान है अगर आप लोग जो है वो इसमें अच्छे हैं, इसमें से भी 8 होते हैं, आपने 5 करने होते हैं, ठीक है। मैंने इसमें से भी 8 के 8 ही किए हुए थे क्योंकि सारे ही आते थे, ठीक है। तो ये भी एक बैड इम्पैक्ट है, आपने इस तरह से गलती बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने सेंटेंसेस को जितने आपसे पूछे जा रहे हैं 5 है तो 6 एग्जैक्ट कर दें, 6 कर दें, एक्स्ट्रा कर दें इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपने चेंज द वॉइस में ध्यान रखना है, आसान है, बहुत आसान है अगर आपको तैयार करने पर आए तो, ठीक है, आप अपने टीचर से समझ सकते हैं, ठीक है। बेसिक इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, अभी तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है, और आप जो है अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, ग्रामर एंड कंपोजिशन से कंसल्ट कर सकते हैं, तो बेसिक बेसिक से कुछ रूल्स हैं, आप ठीक है, जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है वो असर्टिव सादा सेंटेंसेस वाले रूल्स देख लें, नेगेटिव वाले देख लें, ताकि वो जो है उसमें से नंबर ले सकें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ने टॉप स्कोर करने हैं वो हर सारी चीजें अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 में पेयर ऑफ वर्ड्स का है, पेयर ऑफ वर्ड्स में स्टूडेंट्स आपसे पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे जाते हैं, वही ग्रामर एंड कंपोजिशन से आते हैं, अक्सर बच्चे इसको पायलट वगैरह या दूसरी किताबों से याद कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पेपर का जितना भी पोर्शन है वो आपको ग्रामर एंड कंपोजिशन से आता है, आपने वहीं से याद करने, वहां पे एक लिमिटेड से 77 से 80 के करीब है ये, ठीक है, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। आपने जो लफ्ज लिखना है उसके साथ उस सामने उसका मानी लाजमी नहीं है, लेकिन जब आप मानी लिख देंगे, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जब आप पेयर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट करने लगे तो आप देख लेंगे कि आप वहां पे ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिनके आपको बिल्कुल ठीक आते हैं, जिनके आपको मानी भी आते हैं, फिर आप उसके सामने मानी लिखें। अगर आपको किसी एक का मानी नहीं आता तो फिर आप किसी के साथ भी ना लिखें, समझ आ रही है।
ठीक है, क्योंकि लाजमी नहीं होते मान जुमले के नंबर होते हैं, ठीक है, मानी एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए होते हैं। अगर आपको पांचों पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो उन सब के मानी आते हैं, ठीक है, फिर ही आप लिखें। स्टूडेंट्स पेयर ऑफ वर्ड को आपने लिखना कैसे, सिंपल इसी तरह से। अगर मैं यहाँ पर बताऊं आप इस तरह से फर्ज करें, पहला पेयर ऑफ वर्ड है, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड आपसे उसने पूछ लिया एल्टर, ठीक है। अब ALTER एल्टर, इसका मतलब होता है तब्दील करना। आप इसकी इस तरह से यहाँ पे हेडिंग दें, उर्दू में इस तरह से इसे लिखें, तब्दील करना। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका एक सेंटेंस बना दें। फिर दूसरा मार्केट से आप हेडिंग दें यहाँ पे ALTER एल्टर। इस एल्टर का मतलब होता है कुर्बान का, यहाँ पे आप लिखें कुर्बान का, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस तरह से इसका टेंस बना दें। समझ आ रही? इस तरह से आपने पेयर वर्ड्स को अपने अटेम्प्ट करना है साफ और वाज़ेह अल्फाज में, ठीक है। आपने तंग तंग नहीं लिखना, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में अगेन आपके पास टाइम भी, ठीक है, काफी होता है, शीट्स भी काफी होती हैं, ठीक है। तो आपने आराम से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसलेशन है। आपने, ठीक है, आपको पता है आपके 40 पैराग्राफ्स हैं, उन 40 पैराग्राफ्स में से जो है वो आपको उर्दू में से इंग्लिश में कन्वर्ट करने होते हैं आपने, ठीक है। ज्यादातर इदारों के अंदर क्योंकि 40 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अब वो बच्चे जो 40 की 40 करते हैं, एक वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर इदारों में वो क्या करवाते हैं, पहले 25 पैराग्राफ्स करवा देते हैं, क्योंकि तकरीबन 90% चांसेस होते हैं कि पहले 25 में से आएगा। लेकिन ये कोई फाइनल रूल नहीं है, अगर 25 से बाहर से आ गया तो आप कुछ कर नहीं सकते वहां पर, ठीक है। कई लाहौर बोर्ड के अंदर ही में बात करें, लाहौर बोर्ड की ही बात करें, तो लाहौर बोर्ड में भी बहुत सारे बाहर से पैराग्राफ्स उसने 25 से बाद वाले भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आपने पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से तैयार करना है, कोशिश करें कि सारे याद करें, अगर सारे ना सही, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग वाले कुछ 20-25 जो है वो आपको अच्छी तरह से आते हैं, और उन पैराग्राफ्स को देखने जो बोर्ड में पिछले पेपर्स में रिपीट हुए हैं, जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको भी आपने बिल्कुल इस तरह से अटेम्प्ट करना है। दरम्यान में आपने दोनों तरफ मार्जिन लाइंस लगी होंगी आपके पेपर पे, ठीक है। साइंसेस नहीं है कि आप एक तरफ मार्जिन लाइन लगा रहे हैं, इंग्लिश में अगर आप दोनों तरफ भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, तो एक तरफ लगा लिया, वेल एंड गुड है, ठीक है, भी एक अच्छी बात है। फिर आप दरमियान मार्जिन लाइन से इधर से आप 1 इंच छोड़ दें, इधर से 1 इंच छोड़ दें, दरमियान में फिर दोबारा लाइन से लगाएं। यहाँ पर आप लिखे ट्रांसलेशन की हेडिंग दें, इधर ट्रांसलेशन के, फिर इधर से अपनी ट्रांसलेशन साफ अल्फाज में, साफ वाज़ेह अल्फाज में, आपके स्पेलिंग एरर ना हो, मिस्टेक्स एरर ना हो, तो लफ्ज को सोच लें, ज़हन में जुमले बना लें, फिर जो है वो आपने इसको लिखना है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? इसके भी, ठीक है, आपने इसको साफ अल्फाज में लिखना है। मैंने इस तरह से नहीं लिखा था, मेरे इसमें से कोई मिस्टेक्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें 8 में से 7 नंबर दिए हुए थे, ठीक है। लेकिन आपने इन चीजों को रिपीट नहीं करना, आपने इनको साफ अल्फाज में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पैराग्राफ नहीं आता, पर 25 पैराग्राफ की है, ठीक है, उनमें से बाहर से आ गया है, तो उसके उसके एक अल्टरनेटिव में ना, वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम होते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है कि वो एक इंग्लिश में पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। वो इंग्लिश में पैराग्राफ ज्यादा मुश्किल लाइनें नहीं होती, 10 लाइनें लिखनी होती हैं आपने, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिनको वो नहीं आता, फिर वो नीचे पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ जो है वो 10 लाइनें अपने पास से बनाकर लिख देते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है जिन्होंने सिर्फ पास होना है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने अच्छा स्कोर करना है, टॉप स्कोर करना है, तो आप 40 के 40 पैराग्राफ को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंग्लिश की बेसिक सी गाइडलाइंस थी, जो कि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। मेरे 65 आउट ऑफ 75 में से 65 मार्क्स से 10 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश के अंदर डिडक्शन हुई थी, ठीक है। और उसमें से 6 मार्क्स जो है वो विदाउट एनी रीजन, वहां पर रीजन नहीं थी, ठीक है, वहां पर ऐसे में से डिडक्ट हुए थे। लेकिन मैंने आपको अपना कंक्लूजन बताया कि ओवर लेंथ की वजह से, ठीक है, शायद उसने मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एक तो ओवर अटेम्प्ट जो है ये बहुत बुरी चीज है, आपने इसको अवॉइड करना है हमेशा। साइंसेस के अंदर भी और इंग्लिश के पेपर के अंदर भी आपने ओवर अटेम्प्ट को बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मतलब आपने चीजों की एक लेंथ है, उस लेंथ से तजावुज नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप शॉर्ट क्वेश्चन को पूरे सफे का लिख देते हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अब शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपने उस 2 नंबर के हिसाब से आधे थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं साइंसेस के अंदर, ठीक है। इंग्लिश के अंदर तो आपको पता है कि 7 से 8 लाइनों के एक शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो 3-4 लाइनों के हो जाते होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस जो कि मैंने आपको बताई, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आपके लिए बेनिफिट रही होंगी, मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इंशाल्लाह इस एक्सपीरियंस जो है वो आपके काम आएगा। आप लोग क्या करें, आप लोग वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो है दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतनी ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे लाजमी तौर पर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।